हाँ जी। तो हम लोग पिछले वीडियो में 2.1 में देख रहे थे कि सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है सेक्शन 32 के तहत नॉट अप्लाई टू दिस एक्ट है। तो उसमें से मैं लिख रहा था LIC के काम करने वाले लोग, सीमैन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, डॉक वर्कर्स, establishments engaged in any inland establishment engaged in any Indian carried on by under the authority of Department of CSD। डिपार्टमेंट के अंदर में एस्टेब्लिशमेंट कोई सा है जो डिपार्टमेंट चलाती हो। हाँ, सपोज मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, वो सारा डिपार्टमेंट के अंदर में अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट चलता है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या डिपार्टमेंट, फिर एक्सटर्नल डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद मिलिट्री डिपार्टमेंट हो गई, दूसरा जितना भी डिपार्टमेंट्स है उसके तहत अगर आता है, जैसे गवर्नमेंट कंपनियां जो कि सिर्फ हेल्पफुल या कैटर करती है गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंट्स को, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट हो गई। जैसे WBIDC है, उनका काम होता है कि कहाँ पे ज़मीन है, कैसे फैसिलिटेट करे इंडस्ट्री होने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे कैसे करके उनका प्लानिंग करे और सी करे कि सारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो चल रहा है वो सही से चल रहा है या नहीं एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह वो लोग रिसर्च करते रहते हैं और परफॉर्म करते हैं, विच विल हेल्प द इन्वेस्टर्स एंड दोज पीपल हु आर रनिंग द इंडस्ट्रीज। तो वो एक टाइप का कंपनी हो गया, जैसे WBIDC हो गई। ठीक है, वैसे उनका और भी कई सारा काम है, उसमें से एक ये भी है। तो वैसे ही जैसे डिपार्टमेंट के तहत चलता है, जितने भी SG हो या CG हो, तो वो एस्टेब्लिशमेंट्स में ये एक्ट नहीं होता है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड बाय, तीन बहुत अच्छे पॉइंट्स है कि जो तीन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें काम करने से ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है उनमें। वो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पहला, दूसरा है यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा है इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सोशल वेलफेयर। मतलब कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो अपना रेड क्रॉस सोसाइटी है वो कोई सा भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये वाली हो गई, जो कि यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो आएगी वो ये एक्ट के तहत नहीं आएगा। कॉमर्स एंड सोशल वेलफेयर और हॉस्पिटल, अब देखिए इसको कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है एक्ट में यहाँ तक। अब देखेंगे अगर तो अब देखिएगा LIC अपना एक्ट है, सीमेंट का भी अपना एक्ट है, डॉक वर्कर्स का अपना एक्ट है, और डिपार्टमेंट वाला तो अपने अपने हिसाब से चलता है जो डिपार्टमेंट का है। ये सब बिग ऑर्गेनाइजेशंस है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट के तहत बनाया गया ये, तो वैसा है, आपको ये टर्म्स याद रखना पड़ेगा। तो दूसरा है एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड बाय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे होता है ना शिक्षा, स्वास्थ्य, वेलफेयर, ये सब ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, वो उनका अलग से एक सब करके दिखा दिया गया है तोड़ के बीच में से, ताकि याद रखना आसान हो जाए लोगों को। और उसके बाद RBI, यानी कि RBI अलग है, RBI को अब यहाँ पे भी मतलब इनके साथ भी जोड़ सकते हैं, LIC, RBI, सीमेंट, डॉक वर्कर्स एंड डिपार्टमेंट, उसके बाद ये सारी एस्टेब्लिशमेंट जो कि वेलफेयर ओरिएंटेड है या एजुकेशन ओरिएंटेड या हेल्थ केयर ओरिएंटेड है, इन सब का। ठीक है, वो हो गया। अब 7th जो है ये यहाँ से मैं कर देता हूँ, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ, ये 5th, ये 6th, ये 7th। एम्प्लॉयड बाय फाइनेंशियल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, IFCI सेक्शन 3 के तहत अगर होगा तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और JFC मतलब जॉइंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अगर होगा
तो 3A में होगा। ये आपको सिंपल याद रखना होगा, कुछ नहीं करना है, इसका कोई डेफिनेशन या कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है। इनमें से है तो बस ख़त्म, वो अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछेगा कि लिस्ट द सर्टन टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, आपको लिखना होगा इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को लिख दीजिएगा, 700-800 पॉइंट, 700-800 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एकदम शॉर्ट नंबर है, कोई मतलब उसमें एकदम डायरेक्ट सिक्सर मारने वाला चीज़ है इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आता है, नाबार्ड, यूटीआई, आईडीबीआई। जैसे आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, 11-12 में आप सब पढ़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से है, यूटीआई है, आईडीबीआई है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद है नेशनल हाउसिंग बैंक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट नोटिफाई किया, नॉट अप्लाई। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में, ये लास्ट वाला पॉइंट। नेशनल हाउसिंग बोर्ड है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नाबार्ड, यूटीआई, आईडीबीआई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बोर्ड या हाउसिंग बैंक जो बोर्ड के तहत चलता है। अब अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो है कि दूसरा अगर कोई सा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इसमें नहीं आता है, इनमें नहीं लिखा हुआ है, उसके अलावा दूसरा अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इसमें नहीं है, वो बाकी में दूसरा भी है कई सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इसमें नहीं लिखा, अगर सरकार को लगे कि उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए इस एक्ट से एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, उनको अलग प्रोसेस बता दिया गया है, कुछ और प्रोसेस बता दिया, तो वो सिंपली नोटिफाई कर देगा ऑफिशियल गज़ट में, और वो नोटिफिकेशन नोटिफाई इन ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई कर दिया तो वो नॉट अप्लाई हो जाएगा। मतलब ठीक जैसे एप्लीकेबिलिटी के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई कंपनी 20 से नीचे काम कर रही हो एम्प्लॉयज़, तो उस इस्टेब्लिशमेंट को नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गज़ट में एप्लीकेबल करवा सकती है। उसी तरीके से एक्ट इसमें ये सेक्शन 32 के तहत सरकार को पावर दे दी कि दूसरा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई है, सिर्फ फाइनेंशियल माइंड हो, दूसरा इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है, ओनली फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को नोटिफाई करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि दूसरा इसमें नहीं है तो दूसरा को डाल दो, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा एक्ट का। ठीक है, अमेंडमेंट अगर कर दिया एक्ट का पार्लियामेंट में सरकार ने तो और भी चीज़ें डाल सकती है, वो इस नोटिफिकेशन का बात नहीं है। नोटिफिकेशन अलग होता है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के पास पावर होता है, नोटिफिकेशन के थ्रू गज़ट में डालने से कोई सा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है इस लिस्ट में ऊपर, उसके अलावा दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी ये थ्रू नोटिफिकेशन डलवा सकती है नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिस्ट में। और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट, कोई सा भी एस्टैब्लिशमेंट हो जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हो, इनलैंड वाटर, नदी में, तालाब में, उसमें इनलैंड वाटर में, पॉन्ड्स में वगैरह वगैरह, कश्मीर के झील में, तो उन पे ये लागू नहीं होता है। ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग सैलरी की डेफिनेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने सैलरी बोनस तो सैलरी के हिसाब से ही मिलता है ना। किसी का सैलरी 10,000 रुपये से कम हुआ तो वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत आएगा, सबसे पहले ही एकदम से बता दिया गया है। ठीक है,
तो सैलरी किसे कहते हैं वो जानना सबसे पहले ज़रूरी है, मतलब वही चीज़ है जिसके तहत बोनस दिया जाता है। तो सैलरी एंड वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन अदर दैन ओवर टाइम। डेफिनेशन की स्टार्टिंग में कहा गया है कि सैलरी और वेज का मतलब है सारा का सारा पैसा जो मिलता है एक एम्प्लॉय को अदर दैन ओवर टाइम के लिए जो पैसा मिलता है उसको छोड़ के, ठीक है। सैलरी एंड वेज, सैलरी तो आपको बता दिया ना, वाइट कॉलर जॉब के लिए, वेज ग्रे कॉलर जॉब के लिए मिलता है, तो क्लास 10, 11, 12 का बात है। तो जितना भी रेम्यूनरेशन या पैसा मिलता है एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के पास से, वो सब के सब सैलरी के डेफिनेशन और इसमें आएगा सिवाय ओवर टाइम। और वो इंक्लूड होगा डीएनएस अलाउंस। उसमें डीएनएस अलाउंस इंक्लूड होगा। डीएनएस अलाउंस किसे कहते हैं? जो कि पैसा बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन या दूसरे कारणों से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग के वजह से जो पैसा बढ़ता है, जो सैलरी बढ़ती है सालों साल एक एम्प्लॉय की, उसको डीए कहा जाता है। ये डीए सिर्फ दिया जाता है क्योंकि राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, इन्फ्लेशन होता है, उसको टैकल करने के लिए डीए दिया जाता है। और ये डीए जो है वो सैलरी में ऐड होगा, लेकिन दूसरा कोई अलाउंस एक्सक्लूड हो जाता है, यानी कि ऑल अदर अलाउंसेस आर एक्सक्लूडेड। अदर अलाउंसेस एक्सक्लूडेड मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बेसिक और डीए ही रह गया। क्योंकि अगर आप सोचें कि सैलरी में जो अलाउंसेस का दूसरा सारा अलाउंस है, वो सारे को अगर आप डिलीट कर देंगे और ऊपर कह देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे और ऊपर कह देंगे कि सारा का सारा रेम्यूनरेशन हो गया व्हिच इंक्लूड्स डीए, तो ओके टोटल ले लिया, डीए है उसमें, ठीक है, फिर एक्सक्लूड में सारा का सारा निकाल दिया तो बेसिक और डीए ही रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा बाकी। तो फिर इसमें से हम लोगों को पता चला कि बेसिक और डीए छोड़ के बाकी सब नहीं आएगा सैलरी के अंदर में कैलकुलेशन के टाइम पे बाई डेफिनेशन में भी। तो ये डेफिनेशन के तहत ही कैलकुलेशन बनेगा और इस जो सैलरी है उसी का परसेंटेज करके हम लोग थोड़ी देर बाद बोनस निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हाउस अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग कंसेशन, पेंशन, रिट्रेंचमेंट, ग्रेचुइटी, एक्स ग्रेशिया, कमीशन, सारा का सारा इसमें से एक भी इंक्लूड नहीं होगा। मतलब सारे के सारे परक्यूजेस जो थे वो एक्सक्लूड कर दिए गए जितने भी है। हाउस अकोमोडेशन का मतलब है घर दे दिया गया और उसके साथ लाइट, वाटर, मेडिकल दे दी गई कंसेशन प्राइस पे, लाइट, वाटर और मेडिकल, तो ये इंक्लूड नहीं होगा सैलरी में, ठीक। ट्रैवलिंग कंसेशन इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड है। पेंशन एक्सक्लूडेड है। रिट्रेंचमेंट, ग्रेचुइटी, रिट्रेंचमेंट मतलब निकालने के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है वो उसको रिट्रेंचमेंट मनी कहते हैं। एक्स ग्रेशिया, एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है अच्छा काम करने के लिए, कंपनी एक्स ग्रेशिया देती है, वो एक्सक्लूडेड है। ग्रेचुइटी वो एक्सक्लूडेड है। कमीशन वो एक्सक्लूडेड है। ये सारे के सारा एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक सिर्फ बेसिक और डीए ही है जो है, बाकी तो सब निकाल दिया एक साथ। बाकी सारे के सारे अलाउंसेस भी निकाल दिया, सब के सब जितने भी है आपका प्रोक्यूजेस वगैरह है वो सब निकाल दिया, सिवाय बेसिक और डीए के छोड़ के बाकी सब निकाल दिया गया। दोबारा बोलता हूँ मैं, वेजेस एंड सैलरीज मीन ऑल रेम्यूनरेशन अदर दैन ओवर टाइम को निकाल दिया पहले ही, ठीक है। अच्छा, इंक्लूड्स डीए मतलब डीएनएस अलाउंस इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि टोटल सैलरी में देख लो अब डीए है। उसके बाद एक्सक्लूड बोलता है ऑल अदर अलाउंसेस, मतलब सारे के सारा दूसरा जो डीए छोड़ के जो अलाउंसेस है उनको निकाल दो। परक्यूजेस में हाउस अकोमोडेशन है निकाल दो, ट्रैवलिंग कंसेशन है निकाल दो, पेंशन है निकाल दो, रिट्रेंचमेंट है निकाल दो, ग्रेचुइटी है निकाल दो, एक्स ग्रेशिया है निकाल दो, कमीशन है निकाल दो, सारे के सारा को निकाल दो एकदम। उसके बाद इट मे बी नोटेड, मतलब ये तो बेसिक और डीए को छोड़कर सब कुछ निकाल देने का एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन दे दिया। हाँ,
It may be noted that in lieu of salary, whole or part, suppose A इतना सैलरी ले रहा है, इतना पोर्शन सैलरी ले रहा है, और सपोज B कम ले रहा है, और वो फूड अलाउंस ले रहा है या फ्री फूड ले रहा है, फ्री फूड, तो ये फ्री फूड और या फूड अलाउंस इस दोनों में से एक ऐड हो जाएगा। साफ करके मैं लास्ट वाला पॉइंट आपको बताऊंगा, साफ कीजिए। सपोज लास्ट पॉइंट जो है सैलरी में, वो ये कहता है कि टोटल तो सैलरी मिल गया हमको, बाय डेफिनेशन हम लोगों को पता चल गया, लेकिन अगर इन ल्यू का मतलब सैलरी के एवज में, मतलब सैलरी के जगह पे सैलरी को कम करके अगर कोई फूड फ्री में लेता है एम्प्लॉयर से, या फूड अलाउंस लेता है, यानी कि फूड अलाउंस हुआ तो ऐड हो जाएगा, बाकी दूसरा अलाउंस नहीं होगा। लेकिन वो है कि वो सैलरी को कम करके अगर हुआ तो उसको ऐड करवाना पड़ेगा, इसको ऐड हो जाएगा फूड अलाउंस। मतलब फिर क्या हुआ, बेसिक हो गया प्लस DA हो गई प्लस फूड अलाउंस हो गया, क्योंकि अगर इस दोनों को कम करके अगर ये फूड अलाउंस लिया गया या फ्री फूड लिया गया तो ये इनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी बोनस के टाइम पे। तो ये हो गया आपका सैलरी का डेफिनेशन और कैलकुलेशन। उसके बाद हम लोग आज मिनिमम बोनस की थोड़ा सा देखेंगे, मिनिमम बोनस की कैलकुलेशन कैसे होती है। मिनिमम बोनस आ रहा है ना, हाँ, मिनिमम बोनस होगा दो हिस्सों में भाग किया होगा। एक होगा बिलो 15 ईयर्स, मतलब ये एम्प्लॉय की है, ये 15 ईयर्स वाला एज, ठीक है, और अबव 15 ईयर्स ऑफ एज एम्प्लॉय की, ये भी एम्प्लॉय की, ये MP। 15 साल के नीचे का कोई लड़का काम मतलब कोई व्यक्ति काम करता हो तो वो 8.33% ऑफ सैलरी और ₹60 whichever is higher, अबव 15 के बाद, अबव 15 का मतलब है 8.33% ऑफ सैलरी और ₹100 whichever is higher। हायर वाला पोर्शन तो समझ में आ गया, ज़्यादा पैसा 60 रुपये 100 रुपये तो नहीं हो सकता, बिलो हो जाएगा तो उससे आपको 100 रुपये का मिलेगा बोनस, 60 रुपये का मिलेगा, वो तो हो नहीं सकता, इसलिए हायर तो होगा ही। तो ये तो पॉइंट ठीक ही है। तो 8.33% ऑफ सैलरी, 8.33% सिर्फ 100, और ये 15 ईयर्स नहीं है। चाइल्ड लेबर का मतलब 15 ईयर्स नहीं होता है, 14 ईयर्स या 14 ईयर्स है शायद, 14 ईयर्स होता है चाइल्ड लेबर, मतलब उसके नीचे, तो 15 साल के मतलब वो एडोलेसेंट हो जाता है। तो मिनिमम बोनस हो गया, मिनिमम बोनस का फॉर्मूला ये है। ये जो मिनिमम बोनस है, कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस, इतना बोनस तो देना पड़ेगा सबको। मिनिमम बोनस वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ तो भी देना पड़ेगा, लॉस हुआ तो भी देना पड़ेगा। ज़्यादा प्रॉफिट होने से ज़्यादा बोनस देना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए तो मिनिमम बोनस के हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया, ये होता है मिनिमम बोनस। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सर्टेन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस का हम लोगों ने आज डेफिनेशन देखी। सर्टेन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपटीशन करके
अपना माल बेचता हो जो कि उसने खुद बनाया है या प्रोड्यूस किया है, और उसके बाद वो 20% या अबव उसका है लिमिट, उसका लिमिट से ऊपर अगर हुआ तो उस लिमिट के ऊपर उसका ग्रॉस इनकम होना चाहिए, तभी वो इस एक्ट के तहत आएगा। ये तो एप्लीकेबिलिटी के बाद मैंने किया, जो कि पिछले दिन एप्लीकेबिलिटी के मैं नीचे लिखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक एम्प्लॉय की डेफिनेशन के बनने के लिए 10,000 से नीचे उसकी सैलरी होनी पड़ेगी, और उस एम्प्लॉय को एलिजिबिलिटी अटेंड करने के लिए 30 दिन काम करना पड़ेगा एक कंपनी में, तभी वो बोल सकते कि मुझे बोनस चाहिए। 1-2 दिन काम करने के लिए वो नहीं बोल सकता कि मुझे बोनस चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सिचुएशंस देखे एम्प्लॉयमेंट में कि निकाल दिया, डाल दिया, कोई पीस वेज, कोई दूसरे दिन में फिर से अगले वीडियो में मैं कुछ और सिचुएशंस बताऊंगा एम्प्लॉयज़ की, और फिर एंड में एकदम एक लंबा चौड़ा एक लिस्ट दे दूंगा मैं एम्प्लॉयज़ की और सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो होता है, तो कि उस सिचुएशंस में बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हमने थोड़े बहुत 4-5 चीज़ देख लिया इस वीडियो में कि कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सैलरी की डेफिनेशन देखी, और उससे पहले हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 32 के तहत कौन से एम्प्लॉयज़ जो कि एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट में काम करने से द पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट उनमें नहीं लागू होता है। उसमें हम लोगों ने देखा आरबीआई, और दूसरा भी देख लिया, आरबीआई देख ली, बैंकिंग क्या बोलते हैं उसको, आरबीआई देख लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देख लिया, और दूसरा आपका देख लिया आपका यूटीआई वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आता है, एलआईसी है, सीमेन है, ये सब हम लोगों ने बहुत देर से देखा। पिछले वीडियो में हाफ था, इस वीडियो में फुल कर दिया मैंने उसको। तो अब जो पहला पॉइंट जो हम लोग देखे थे, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो हम लोगों को मैंने आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की डेफिनेशन नहीं बताई। मैंने बताया था कि अप्लाई कब होता है, तो उसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। 40% या उससे ज़्यादा अगर सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्ड करता है, तो मतलब गवर्नमेंट प्लस आरबीआई अगर 40% या उससे ज़्यादा का शेयर होल्ड करता है, तो वो पब्लिक सेक्टर, अरे ये क्या हो रहा है, अंडरटेकिंग हो जाएगा वो, ठीक है। 40% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट और आरबीआई, और दूसरा है कि कॉरपोरेशन है जिसका फुल ओनरशिप आरबीआई और गवर्नमेंट का है। मतलब गवर्नमेंट है ये, यानी कि गवर्नमेंट और आरबीआई और कॉरपोरेशन, मतलब ये कॉरपोरेशन को होल्ली ओन करना पड़ेगा आरबीआई और गवर्नमेंट। अगर इसने होल्ली एम्प्लॉय कर लिया, मतलब ओन कर लिया एक कॉरपोरेशन को, और वो कॉरपोरेशन अगर इसमें एक अंडरटेकिंग के शेयर में 40% किया इन्वेस्ट, तो वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है ए एस्टेब्लिशमेंट ई, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। इसको 3-4 जन ओनरशिप है इसका, ठीक है। ये आरबीआई डायरेक्ट, ठीक है, ये गवर्नमेंट है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, ठीक है, और ये कॉरपोरेशन है और ये है पब्लिक। सपोज तो इन तीनों को
मिला के 40% होना पड़ेगा, इन तीनों को मिला के 40% होना पड़ेगा। और इसको होली ओन बाय RBI एंड GOVT, ठीक है। मतलब इन तीनों में मतलब 10-15-15 सपोज, ठीक है, नॉट लेस देन कहा गया है, तो 40% या उससे ज़्यादा होने से ही एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट ये PSU में हुआ। तो ठीक है, अगले दिन हम लोग सैलरी, एलोकेबल सरप्लस, अवेलेबल सरप्लस में बात करेंगे दूसरे वीडियो में। पार्ट 3 में हम लोग उसको लेकर विस्तार में बात करेंगे और एम्प्लॉयज़ की थोड़े बहुत और एग्जांपल्स लेंगे, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस को हम लोग थोड़ा और देखेंगे। ये मैं हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा सिचुएशन है, हर रोज़ उसको टच, हर वीडियो में उसको इन टच रखूँगा और एंड में जाके एक लंबा चौड़ा एक फुल फ्लेजेड एक तो सिनॉप्सिस टाइप का दे दूंगा और एक लिस्ट आउट कर दूंगा कि कौन से एस्टेब्लिशमेंट, कौन से एम्प्लॉयज़ और किस एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में, मतलब एम्प्लॉय की सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट की जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क है उसमें क्या होने से, कब होने से बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में डिस्कशंस करूँगा अगले वीडियो में। तो इसी के साथ आज ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये आपको दिखाई तो दिया ना, थैंक यू।